देखिए, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट चैप्टर। उसका ये पहला क्वेश्चन है। आपको मैं एक एक करके सारे क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगा। तो पहले क्वेश्चन में कहा है आइडेंटिफाई द ट्रांजेक्शंस एज बिलोंगिंग टू ऑपरेटिंग एक्टिविटी, इन्वेस्टिंग एंड फाइनेंसिंग एक्टिविटी एंड कैश इक्विवेलेंट। तो यहाँ पर हमें एक एक ट्रांजेक्शन को पढ़ना है और ये बताना है कि वो ट्रांजेक्शन कौन सी एक्टिविटी से रिलेटेड है। तो देखिए, सबसे पहला ट्रांजेक्शन दिया है कैश सेल ऑफ गुड्स। देखिए, गुड्स बेचना ये प्रिंसिपल रेवेन्यू जनरेटिंग एक्टिविटी है, ये हमारी ऑपरेटिंग एक्टिविटी है। दूसरा ट्रांजेक्शन है कैश रिसीव्ड अगेंस्ट रेवेन्यू फ्रॉम सर्विस रेंडर्ड, मतलब सर्विस देकर जो पैसा मिला है। तो सर्विस देना, अगर कोई सर्विस प्रोवाइडर कंपनी है तो सर्विस देना उसकी प्रिंसिपल एक्टिविटी है। अगर कोई प्रोडक्ट बेचने वाली कंपनी है तो प्रोडक्ट बेचना उसके लिए रेवेन्यू जनरेटिंग एक्टिविटी है। तो कैश रिसीव करना सर्विस देके ये प्रिंसिपल एक्टिविटी है, इसलिए ये ऑपरेटिंग एक्टिविटी में आएगी। कैश परचेस ऑफ गुड्स, ये भी प्रिंसिपल एक्टिविटी का पार्ट है, तो ये हमारी ऑपरेटिंग एक्टिविटी हो गई। कैश पेड अगेंस्ट सर्विस टेकन, देखिए हम कोई सामान अगर बेच रहे हैं या सर्विस हम प्रोवाइड कर रहे हैं तो उस सर्विस को एग्जीक्यूट करने के लिए या उस सामान को बेचने के लिए पहले हमें उसे बनाना पड़ेगा, और बनाने के लिए हमें गुड्स परचेस भी करना पड़ेगा और सर्विस भी लेनी पड़ेगी। जैसे हम कोई सामान बेच रहे हैं तो रॉ मटेरियल खरीदेंगे, तो रॉ मटेरियल खरीदना ऑपरेटिंग एक्टिविटी हो गई, और उस रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करने के लिए हम कई लोगों की सर्विस लेंगे, तो वो सर्विस लेना भी ऑपरेटिंग एक्टिविटी है। पेटेंट परचेस करना, देखिए पेटेंट नॉन करंट एसेट है। नॉन करंट एसेट में ये इंटेंजिबल एसेट है, तो नॉन करंट एसेट में जो भी कैश का इनफ्लो या आउटफ्लो होता है वो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में आता है। मार्केटेबल सिक्योरिटीज, देखिए मार्केटेबल सिक्योरिटीज जो है वो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का पार्ट है। अगर मार्केटेबल सिक्योरिटी खरीदते हैं और कैश कम हो जाता है तो टोटली कैश एंड कैश इक्विवेलेंट पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा। देखिए, आपको ये पता होना चाहिए कि कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में क्या क्या आता है। तो ये सारी चीजें हैं जो कि कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का पार्ट है। कैश ऑन हैंड, कैश एट बैंक, चेक्स, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट या मार्केटेबल सिक्योरिटीज, शॉर्ट टर्म डिपॉजिट इन बैंक, करंट इन्वेस्टमेंट। अगर मार्केटेबल सिक्योरिटीज खरीदी गई हैं तो मार्केटेबल सिक्योरिटी इंक्रीज होगा, लेकिन दूसरी तरफ बैंक बैलेंस कम हो जाएगा, तो टोटल जो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट है उस पर कोई इफेक्ट नहीं आएगा, क्योंकि कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का एक पार्टिसिपेंट इंक्रीज हुआ है और दूसरा डिक्रीज हुआ है, तो टोटल कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में कोई इफेक्ट नहीं आएगा। ये हमारा कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का पार्ट है। इसके बाद दिया है बैंक ओवरड्राफ्ट। देखिए, जो बैंक ओवरड्राफ्ट है वो करंट लायबिलिटी के शॉर्ट टर्म बोरोइंग में आता है, और जितनी भी बोरोइंग है, बोरोइंग चाहे वो लॉन्ग टर्म हो चाहे वो शॉर्ट टर्म हो, बोरोइंग में जो भी इनफ्लो या आउटफ्लो होता है वो फाइनेंसिंग माना जाता है। इसके बाद है प्रोसीड फ्रॉम इश्यू ऑफ डिबेंचर। डिबेंचर लॉन्ग टर्म बोरोइंग है, और बोरोइंग में जो इनफ्लो आउटफ्लो होगा वो आपका फाइनेंसिंग एक्टिविटी का पार्ट है। इसके बाद दिया है परचेस ऑफ शेयर्स। देखिए, शेयर्स खरीदना या किसी भी प्रकार का इन्वेस्टमेंट करना वो हमारा इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का पार्ट है। शेयर्स खरीदना, डिबेंचर्स खरीदना या फिर इन्वेस्टमेंट पर्पज से कोई बिल्डिंग खरीदना, बैंक में एफडी करवाना, ये सब इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है। इसके बाद है रीपेमेंट ऑफ लॉन्ग टर्म लोन। लॉन्ग टर्म लोन मतलब लॉन्ग टर्म बोरोइंग, और बोरोइंग का इनफ्लो आउटफ्लो मैंने आपको बताया है फाइनेंसिंग में आता है। कमीशन रिसीव्ड, ये हमारा रेगुलर अर्निंग है जो कि हमारी प्रिंसिपल रेवेन्यू जनरेटिंग एक्टिविटी का पार्ट है, तो ये हमारा ऑपरेटिंग एक्टिविटी में आएगा। रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर लॉन्ग टर्म बोरोइंग का रीपेमेंट है, और बोरोइंग में मैंने आपको बताया है फाइनेंसिंग एक्टिविटी। इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर, देखिए डिवेंचर मतलब लॉन्ग टर्म बोरोइंग। लॉन्ग टर्म बोरोइंग पे इंटरेस्ट देना या लोन पर इंटरेस्ट देना या बैंक ओवरड्राफ्ट पर इंटरेस्ट देना, तो ये सब हमारी फाइनेंसिंग एक्टिविटी का पार्ट है। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, देखिए हमने जो इन्वेस्टमेंट किए हुए हैं नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, उनकी वजह से जो इनकम जनरेट होगी वो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में आएगी, क्योंकि जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है वो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का पार्ट है। इनकम टैक्स पे करना, ये हमारी प्रिंसिपल एक्टिविटी है, रेगुलर एक्टिविटी है, हर साल पे करना पड़ता है इंटरेस्ट इनकम टैक्स, तो ये हमारी ऑपरेटिंग एक्टिविटी है। इनकम टैक्स पेड ऑन गेन ऑन सेल ऑफ एसेट, देखिए बिजनेस की जो हमारी ऑपरेटिंग इनकम है इस पर जो टैक्स पे किया जाता है ये ऑपरेटिंग एक्टिविटी का पार्ट है। लेकिन अगर नॉन ऑपरेटिंग एक्टिविटी, नॉन ऑपरेटिंग मतलब या तो वो जो एक्टिविटी है फाइनेंसिंग होगी या इन्वेस्टिंग होगी, तो अगर इन्वेस्टिंग एक्टिविटी की वजह से कोई इनकम जनरेट होती है उस पर टैक्स पे किया जाता है, तो वो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का पार्ट है। तो जो सेल ऑफ एसेट है, एसेट बेचना मतलब नॉन करंट एसेट बेची है, उससे जो इनकम हुई है वो इनकम इन्वेस्टिंग नेचर की इनकम है, इसीलिए उस पर जो इनकम टैक्स दिया जाएगा वो भी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का पार्ट है। कैश रिसीव फ्रॉम डेटर्स,
देखिए करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटी में जो कैश के इनफ्लो और आउटफ्लो होते हैं वो आपके ऑपरेटिंग एक्टिविटी में आते हैं, लेकिन वो करंट एसेट फाइनेंसिंग या इन्वेस्टिंग से रिलेटेड नहीं होनी चाहिए। जैसे कैश रिसीव फ्रॉम डेटर्स, ये ऑपरेटिंग एक्टिविटी है। कैश पेड टू क्रेडिटर्स, ये भी ऑपरेटिंग एक्टिविटी है। क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। देखिए क्लासिफाई द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन एज ऑपरेटिंग एक्टिविटीज फॉर अ फाइनेंस कंपनी एंड अ नॉन फाइनेंस कंपनी। देखिए यहाँ पर ये ट्रांजेक्शन दिए हुए हैं, 6 ट्रांजेक्शन हैं और हमें बताना है कि एक फाइनेंस कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से इसमें से कौन से ऑपरेटिंग नेचर के हैं और नॉन फाइनेंसिंग कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बताना है। तो एक पहले हम फाइनेंसिंग कंपनी के हिसाब से देख लेते हैं। देखिए फाइनेंसिंग कंपनी वो है जो कि फाइनेंशियल नेचर की सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है। उसका जनरली जो प्रिंसिपल एक्टिविटी होती है वो होती है इन्वेस्ट करना, लोन लेना, लोन देना। जैसे बैंक भी एक फाइनेंस कंपनी है, तो ये सब उनके लिए प्रिंसिपल एक्टिविटी है। इस लोन पर इंटरेस्ट देना, लोन पर इंटरेस्ट लेना, शेयर्स खरीदना, डिबेंचर्स खरीदना, इन्वेस्टमेंट करना, ये सब उसकी प्रिंसिपल एक्टिविटी है। तो जैसे परचेस ऑफ शेयर्स ऑन अ स्टॉक एक्सचेंज एक फाइनेंस कंपनी की ये प्रिंसिपल एक्टिविटी है, ऑपरेटिंग एक्टिविटी मानी जाएगी। इसके अलावा डिविडेंड रिसीव्ड ऑन शेयर्स, जो इन्वेस्टमेंट पर शेयर्स पर जो इन्हें डिविडेंड रिसीव हुआ है, ये भी इनके लिए ऑपरेटिंग है, क्योंकि शेयर्स खरीदना बेचना ये इनकी ऑपरेटिंग एक्टिविटी है। डिविडेंड पेड ऑन शेयर्स, देखिए डिविडेंड पे करना, कंपनी डिविडेंड कौन से शेयर्स पे करेगी, जो कि कंपनी ने इशू किए हुए हैं। इशू किए गए शेयर्स पे डिविडेंड पे करना फाइनेंसिंग एक्टिविटी है, चाहे वो कंपनी फाइनेंशियल कंपनी हो चाहे नॉन फाइनेंशियल कंपनी हो। लोन देना, लोन लेना एक फाइनेंस कंपनी के लिए ये ऑपरेटिंग एक्टिविटी है। और इसके अलावा बोरोइंग पर इंटरेस्ट पे करना, जो लोन लिया हुआ है उस पर इंटरेस्ट पे करना और जो लोन दिया हुआ है उस पर इंटरेस्ट रिसीव करना, एक फाइनेंस कंपनी के लिए ये प्रिंसिपल एक्टिविटी है, इसके लिए ये ऑपरेटिंग एक्टिविटी है। तो ये सारी तो बात हो गई फाइनेंस कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब हम बात करेंगे नॉन फाइनेंस कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से। देखिए नॉन फाइनेंस कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो यहाँ पर एक भी ऑपरेटिंग एक्टिविटी नहीं है। शेयर्स खरीदना ये इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है, डिविडेंड रिसीव करना ये भी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है, डिविडेंड पे करना ये फाइनेंसिंग एक्टिविटी है। इसके अलावा लोन देना, लोन देना देखिए एक नॉन फाइनेंशियल कंपनी का काम ये नहीं होता है कि वो लोन दे लोगों को। इसके अलावा है लोन लेना, लोन लेना फाइनेंशियल एक्टिविटी है क्योंकि ये बोरोइंग है, और बोरोइंग पर इंटरेस्ट पे करना ये भी फाइनेंसिंग एक्टिविटी है। तो ये हमने समझ लिया फाइनेंशियल कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से और नॉन फाइनेंशियल के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 की। स्टेट विच ऑफ द फॉलोइंग वुड रिजल्ट इन इनफ्लो और आउटफ्लो और नो फ्लो ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। देखिए आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि किसी ट्रांजेक्शन की वजह से कैश एंड कैश इक्विवेलेंट अगर इंक्रीज होगा तो हम उसे इनफ्लो कहेंगे और डिक्रीज होगा तो उसे आउटफ्लो कहेंगे, और अगर कैश एंड कैश इक्विवेलेंट पे कोई इफेक्ट नहीं आता है तो हम उसे नो फ्लो कहेंगे। जैसे आप देखिए ए वाला, सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट, बुक वैल्यू 1 लाख एट अ प्रॉफिट ऑफ 10,000, मतलब एक फिक्स एसेट है, 1 लाख बुक वैल्यू है, 10,000 प्रॉफिट है, इसका मतलब उसे 1,10,000 रुपये में बेचा गया है। तो यहाँ आप देख रहे हैं कैश तो आ ही रहा है ना, तो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट इंक्रीज हो रहा है, इसलिए हम इसे कहेंगे इनफ्लो। इसके बाद देखिए सेल ऑफ गुड्स अगेंस्ट कैश, कैश इंक्रीज हो रहा है तो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट भी इंक्रीज होगा, तो ये भी है इनफ्लो। परचेज ऑफ मशीनरी फॉर कैश, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट डिक्रीज हो रहा है तो ये आउटफ्लो हो गया। परचेज ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग फॉर 1 लाख, कंसिडरेशन पेड बाय इशू ऑफ डिबेंचर। तो यहाँ देखिए लैंड एंड बिल्डिंग जो खरीदी गई है 10 लाख रुपए की, उसका जो पेमेंट है वो डिबेंचर्स के थ्रू किया गया है, मतलब बदले में कैश नहीं दिया गया, डिबेंचर इशू किए गए हैं। तो डिबेंचर इशू करेंगे तो बोरोइंग तो बढ़ जाएगी, लॉन्ग टर्म बोरोइंग, लेकिन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा, इसलिए हम इसे कहेंगे नो फ्लो। इशू फुली पेड बोनस शेयर, देखिए जो बोनस शेयर इशू किए जाते हैं वो कंपनी अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को इशू करती है और फ्री में इशू करती है। बोनस शेयर के बदले में कंपनी अपने शेयर होल्डर्स से कुछ भी पैसे नहीं लेती है। तो यहाँ शेयर तो इशू हो रहे हैं लेकिन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में कोई चेंज नहीं आ रहा है, तो ये हमारा नो फ्लो कहलाएगा। कैश विड्रॉन फ्रॉम बैंक, देखिए जब कैश बैंक से विड्रॉ किया जाएगा तो कैश एट बैंक कम हो जाएगा और कैश ऑन हैंड इंक्रीज हो जाएगा। देखिए ये कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का पार्ट है, तो अगर कैश बैंक से विड्रॉ करेंगे तो कैश एट बैंक कम हो जाएगा लेकिन कैश ऑन हैंड इंक्रीज हो जाएगा। तो एक चीज कम हो रही है और एक चीज बढ़ रही है, तो टोटल कैश एंड कैश इक्विवेलेंट पे कोई इफेक्ट नहीं आ रहा है, वो बराबर बना रहेगा, तो इसलिए इसे हम कहेंगे नो फ्लो। इसके अलावा पेमेंट ऑफ इंटरिम डिविडेंड, देखिए कंपनी जब अपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड पे करेगी तो पैसे तो देने पड़ेंगे, तो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट कम होगा, तो ये है हमारा आउटफ्लो। क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजेक्शंस कैलकुलेट द रिजल्टिंग कैश फ्लो एंड स्टेट द नेचर ऑफ कैश फ्लो, वेदर इट इज ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग।
तो देखिए यहाँ पर हमें हर एक ट्रांजेक्शन में ये बताना है कि वो कौन सी एक्टिविटी से रिलेटेड है और कैश का कितना इनफ्लो या आउटफ्लो हो रहा है। तो जैसे हम ए वाला पढ़ें तो उसमें कहा है एक्वायर्ड मशीनरी फॉर 2,50,000। देखिए मशीनरी मतलब नॉन करंट एसेट, और नॉन करंट एसेट में जो भी कैश का इनफ्लो और आउटफ्लो होगा वो कौन सी एक्टिविटी कहलाता है? इन्वेस्टिंग। तो पहली बात तो ये पता चल गई कि ये कौन सी एक्टिविटी है? इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है। और इसके बाद हम बात करेंगे अमाउंट की कि कितना इनफ्लो या आउटफ्लो हो रहा है। एक्वायर्ड मशीनरी फॉर 2,50,000 पेइंग 20% बाय चेक एंड एग्जीक्यूटिंग अ बॉन्ड फॉर द बैलेंस पेएबल। तो 2.5 लाख की जो मशीनरी है उसमें से 20% केवल चेक से पेमेंट किया है, बाकी तो एक बॉन्ड के थ्रू पेमेंट किया है। तो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट केवल कितना कम होगा? 2.5 लाख का 20% 50,000 रुपये। तो केवल 50,000 रुपये का ही आउटफ्लो होने वाला है और बाकी पैसा तो बाद में बॉन्ड के थ्रू पे किया जाएगा। तो केवल आउटफ्लो आप 50,000 लिख देंगे। बी वाला पढ़ते हैं कि पेड 2.5 लाख टू एक्वायर शेयर्स इन इन्फॉर्मा टेक लिमिटेड एंड रिसीव द डिविडेंड ऑफ 50,000 आफ्टर एक्विजिशन। देखिए 2.5 लाख रुपए के शेयर्स खरीदे हैं। नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, देखिए नॉन करंट इन्वेस्टमेंट खरीदना बेचना और इन पर जो हमें डिविडेंड या इंटरेस्ट मिलता है वो सब इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का पार्ट है। तो पहला तो हमने एक्टिविटी आइडेंटिफाई कर ली कि इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है। अब हम बात करेंगे इनफ्लो और आउटफ्लो की। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि 2.5 लाख रुपए के शेयर्स खरीदे गए हैं, तो एक तो आउटफ्लो हो गया 2.5 लाख रुपए का, और एक्विजिशन के बाद 50,000 रुपए डिविडेंड मिला है इन्हीं शेयर्स पर जो कि खरीदे गए हैं। तो ये इनफ्लो हो गया, कैश आ रहा है 50,000। तो आप देखिए नेट इसमें कितना इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में कितना इनफ्लो या आउटफ्लो हुआ है। तो 2.5 लाख रुपए गए हैं और 50,000 आए हैं, तो नेट 2 लाख रुपए का आउटफ्लो हो गया। अब हम आगे देखते हैं थर्ड वाला। इसमें कहा है सोल्ड मशीनरी ऑफ ओरिजिनल कॉस्ट 2 लाख विद एन एक्यूमुलेटेड एप्रिसिएशन ऑफ 1,60,000 फॉर 60,000। देखिए मशीनरी मतलब नॉन करंट एसेट्स, और नॉन करंट एसेट्स में जो कैश का इनफ्लो और आउटफ्लो होता है वो कौन सी एक्टिविटी में आता है? इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। और आप यहाँ देख रहे हैं कि ये जो मशीन है ये 60,000 रुपये में बेची गई है, तो इनफ्लो सीधे सीधे हो गया 60,000 रुपये। अब यहाँ पर इस मशीन की ओरिजिनल कॉस्ट 2 लाख है, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन जो है वो 1,60,000 है। इसका मतलब इस मशीन की बुक वैल्यू हो गई 40,000 और बेचा कितने में? 60,000। इसका मतलब 20,000 का प्रॉफिट हुआ। लेकिन अगर इनफ्लो आउटफ्लो की बात करें तो इनफ्लो तो केवल 60,000 का ही हुआ क्योंकि कैश 60,000 आ रहा है।